Now let's take this question. A particle of mass 40 milligrams and charge 5 nanocoulomb is moving directly towards fixed point of charge 10 to the power minus 8 coulomb. तो हमें क्या दिया है कि एक चार्ज है जिसका है 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम और एक सेकेंड पार्टिकल है जिसका चार्ज है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम 5 नैनो कूलम, और ये मूविंग पार्टिकल और ये फिक्स पार्टिकल और ये इसकी तरफ बढ़ रहा है विथ सम वेलोसिटी व्हेन इट्स डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम फिक्स चार्ज. मतलब इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है उस वक्त हमें क्या दिया है, इट हैज़ स्पीड ऑफ 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो हमारी इसकी स्पीड क्या है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, जो हो जाएगी 0.5 मीटर पर सेकेंड, जिसको हम फर्दर 1/2 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट चार्ज पार्टिकल विल कम टू रेस्ट. मतलब अगर हम मान लें कि कुछ डिस्टेंस x पे ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे आ जाता है, मतलब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो वो पॉइंट का जो x है वो हमें ढूंढना है. तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं कि इस पे सबसे पहले तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0 है, तो इसकी जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहेगी. एनर्जी कंजर्व्ड है तो हम क्या लिख सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0 होगी. अब चेंज इन पोटेंशियल माइनस चेंज इन काइनेटिक, तो चेंज इन पोटेंशियल कितनी है, सबसे पहले यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, वो देख लेते हैं कितना होगा. तो यू फाइनल कितना है k इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 अपॉन x, ये फाइनल है. इनिशियल कितना होगा k इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 1, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा k इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कॉमन 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 1, जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, k की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17, क्योंकि माइनस 8 प्लस माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 17 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 10. ठीक है, अब माइनस 17 और 9 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास माइनस 8. तो ये आ जाएगा 9 इंटू 5 45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 10. अब नेक्स्ट हमें क्या ढूंढना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो हमें गिवन ही है, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है हमें, और हमें फाइनल वेलोसिटी दी हुई है 0, तो हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 0, और इनिशियल काइनेटिक हो जाएगी हाफ इंटू एम इंटू वी की वैल्यू 1/2 इंटू 1/2. ठीक है, तो ये हो जाएगी m/8 माइनस के साथ. तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, अभी इनकी इक्वेशन में अगर हम वैल्यू डाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू, इससे आ जाएगा m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40 मिलीग्राम्स. तो 40 मिलीग्राम्स को हम क्या लिख सकते हैं 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 kg. तो हम इसको फर्दर अभी क्या लिखेंगे 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 8 है, तो ये 8. ठीक है, अभी 8 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 5 से यहाँ कैंसिल तो ये बचेगा 9. तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 8 से ये कैंसिल तो ये 10 टू द पावर माइनस 2. तो हमारे पास क्या बचा 1 अपॉन एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 इंटू 100. तो हम क्या लिख सकते हैं इसको फर्दर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 100 अपॉन 9 प्लस 10. तो अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू 100 प्लस 90/100.
9 इज इक्वल टू 190/9। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 9/190 मीटर्स में। अब इसको अगर हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। अब 9/190 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 2 18, 1 बचा 10, 1। तो हम अप्रॉक्सीमेटली इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1/21 मीटर। अब इसको फर्दर अगर हमें अप्रॉक्सीमेशन देना है तो हम दे सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 100/21 इंटू 10⁻²। ठीक है, अब ये 21 के साथ अगर हम काटें तो 21 इंटू 4 84, बचा 16, 160, तो ये बचेगा 7। तो हम क्या लिख सकते हैं 4.7। ठीक है, तो हम इसको x की वैल्यू अगर हम लास्ट में लिखें तो ये बचेगी 4.7 इंटू 10⁻² मीटर, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 4.7 सेंटीमीटर। मतलब x की वैल्यू 4.7 आने के बाद ये पार्टिकल यहाँ रुक जाएगा और फर्दर रिपेल होने लगेगा। ठीक, नाउ लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। 2 electrons each moving with a velocity of 10⁶ meter per second are released towards each other. Find the closest distance of approach between them. मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको एक दूसरे की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया गया है, तो हमें एक ऐसा डिस्टेंस ढूंढना है जो क्लोजेस्ट होगा, जिसके बाद ये लोग रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कब होगा, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक स्टैंड स्टिल पे आ जाएंगे, एक मोमेंटरीली स्टैंड स्टिल आ जाएगा। मोमेंटरीली स्टैंड स्टिल, या बोल सकते हैं कि मोमेंटरीली रेस्ट आएगा, तभी ये इलेक्ट्रॉन एकदम क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम देखते क्या होगा। तो हम देखते कि ये पॉइंट पे वेलोसिटी इक्वल टू 0 हो रही है। ठीक है, तो अब इनकी इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है इज इक्वल टू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, तो हम वो ले लेते हैं। अब हमें एनर्जी कंजर्वेशन से क्या पता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब चेंज इन पोटेंशियल प्लस चेंज इन काइनेटिक इज इक्वल टू 0 है, तो हम इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पहले तो एक इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहे हैं, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 होगी, और हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, अभी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं कि ये कुछ डिस्टेंस r है, ये कुछ डिस्टेंस r है, तो हम इससे पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, k Q²/r, Q की वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होगी, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 × mv²। ऐसे दोनों पार्टिकल्स हैं, तो अब ये है और इक्वल टू ये हो जाएगा। तो अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो 9 × 10⁹ इंटू क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.6 × 10⁻19 इंटू 1.6 × 10⁻19 अपॉन r इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास mv² बचेगा। mv² में 9.1 × 10⁻31 इंटू v की वैल्यू 10⁶। ठीक है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 9 के साथ 9.1 अप्रॉक्सीमेटली कैंसिल हो जाएगा, तो 9 -19 -19, तो ये क्या बचेगा, 9 - 38, तो बचेगा -29 और यहाँ से अगर -31 काटे तो यहाँ क्या बचा 10⁻², और ये 10⁻12 है, तो यहाँ क्या बचेगा 10⁻10। ठीक है, तो हम अगर r की वैल्यू लिखें तो r की वैल्यू आ जाएगी 1.6² 1.6 इंटू 1.6 डिवाइड बाई 10⁻10। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2.56 इंटू 10⁻10 मीटर, ये इन दोनों का क्लोजेस्ट अप्रोच होगा। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमें क्या मिला, 2.56 इंटू 10⁻10। अभी यही अगर हमें दिया होता कि 2 इलेक्ट्रॉन की जगह सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और एक फिक्स्ड है, अगर ये फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन है और ये मूविंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो रीजन कुछ और होता। और अगर हमें दिया होता कि अगर ये मूविंग है और दूसरा इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है लेकिन स्टैंड स्टिल पे, तो उसके इक्वेशंस कुछ और होते हैं।
तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर मूविंग और स्टैंडस्टिल होता तो क्या होता। नाउ लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। Two electrons are kept in free space. One of the electrons is projected towards another standstill electron with velocity of 10 to the power 6 meter per second. Find the distance of the closest approach. अब लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की तरफ जा रहे थे। अभी इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है जो प्रोजेक्ट किया गया है और दूसरा इलेक्ट्रॉन तो स्टैंड स्टिल पे, ठीक है। तो अब इसमें जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो कब होगा, जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे होंगे। तो उस टाइम पे इनका जो डिस्टेंस होगा वही होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों होगा कि जब एक इलेक्ट्रॉन को हमने प्रोजेक्ट किया, ठीक है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन पे जब एक कंसिडरेबल डिस्टेंस पे आ जाएगा तो एक फोर्स लगाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन तो स्टैंड स्टिल पे था, इस पर कोई इनिशियल फोर्स ही नहीं था, तो इस पे जब एक फोर्स लगेगा तो ये भी एक वेलोसिटी से आगे जाने लगेगा और जैसे जैसे आगे आता जाएगा इसकी वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी रिपेल होने की। तो जब क्लोजेस्ट अप्रोच होगा तब दोनों एक ही वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे होंगे। तो अभी इनकी हम इक्वेशंस देख लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सबसे पहले इक्वेशंस कौन सी आएगी, सबसे पहले तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है इस पर। और सेकंड आ जाएगा हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम क्या बोल सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और चेंज इन मोमेंटम से क्या बोल सकते हैं हम लोग, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब ये पूरे सिस्टम के लिए होगा। तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी समथिंग u है, ठीक है, और u की वैल्यू हमें 10 to the power 6 की हुई है। और जब फाइनल होगा, जब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आएगा तब दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो 2 इंटू एम इंटू वी हो जाएगा। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, m तो कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्वल टू u/2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम देखते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा सबसे पहले हाफ mu², ये इनिशियल है, और हमारे पास फाइनल क्या आ जाएगा, हाफ mv², लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन की। तो इसकी वजह से हम क्या लिख सकते हैं कि हाफ mu² माइनस mv²। अब v की वैल्यू कितनी है, u/2, तो हम v² को क्या लिख सकते हैं, u²/4 इज इक्वल टू हाफ mu² माइनस mu²/4। तो mu²/2 माइनस mu²/4, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, mu²/4। तो हमारी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियली तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है क्योंकि बहुत फार डिस्टेंस से आ रहे हैं। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हम देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस x है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, kq²/x। तो हम इससे डायरेक्टली लिख सकते हैं kq²/x इज इक्वल टू mu²/4। और इसमें देख सकते हैं कि हमने यहाँ इनिशियल माइनस फाइनल लिखा तो हमारे पास एक ये पॉजिटिव वैल्यू आई। अब हम इसमें से इनिशियल माइनस फाइनल लिखेंगे तो हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, और नेगेटिव अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं ये, तो ये आ जाएगा माइनस। तो अगर हम इसकी जगह लिखेंगे प्लस इज इक्वल टू 0, तो हम इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, kq²/x इज इक्वल टू mu²/4। अब नेक्स्ट इन सब में हमें सिर्फ क्या करना रह गया, अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूशन रह गया। तो x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, kq²/4/mu², ठीक है। x की वैल्यू आएगी 9 इंटू 10 to the power 9 इंटू मल्टीप्लीकेशन में आएगा 1.6 इंटू 10 to the power -19 का स्क्वायर इंटू एक 4 रहेगा, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइड बाय हो जाएगा mu², 9 इंटू 10 to the power -31 इंटू u की वैल्यू 10 to the power 6, उसका स्क्वायर हो जाएगा 10 to the power 12।
अब ये जो हम देख रहे हैं तो इससे हमारे पास x क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 1.6 स्क्वायर इंटू 4 इंटू अब 9 माइनस 38 तो हमारे पास आ जाएगा -29 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू 10 टू द पावर 12। अब हम देखें तो हमारे पास -31 -29 तो नीचे क्या बच गया -2 और ये 10 टू द पावर 12 के साथ मल्टीप्लाई तो 10 टू द पावर 10 बच गया एक। अब ये 9 के साथ 9 कैंसिल तो हमारे पास क्या बचेगा 4 इंटू 1.6 स्क्वायर 1.6 स्क्वायर। अब 1.6 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 2.56 और अगर 2.56 को हम 256 की तरह देखें तो 256 इंटू 4 क्या हो जाएगा 1024। ठीक है, अब 2 डिजिट डेसिमल के बाद होंगे 2.56 से अगर तो ये 10.24 हो जाएगा। अब 10 टू द पावर -10 हो जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10.24 इंटू 10 टू द पावर -10। तो ये हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ जाएगा। नाउ लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। Two fixed equal positive charges of 5 into 10 to the power -5 coulomb are located at A and B and are separated by a distance of 6 meter। तो मतलब हम देख लेते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, मान लेते हैं एक A और एक B, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 6 मीटर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट an equal and opposite charge move towards them along the line COD which is परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। मतलब अगर ए बी लाइन को हम ज्वाइन कर दें, इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है COD। ठीक है, अब COD पे एक हमारा पार्टिकल है जिसका चार्ज अपोजिट है तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा -5 इंटू 10 टू द पावर -5 कूलम होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट व्हेन मूविंग पॉइंट रीचेस 4 मीटर फ्रॉम O इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 जूल। तो हम मान लेते हैं कि सी पॉइंट कुछ 4 मीटर दूरी पे है। ठीक है, इस पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है 4 जूल है। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फारदेस्ट पॉइंट डी आफ्टर विच इट रिटर्न्स बैक टू सी। मतलब हमें ये डी डिस्टेंस फाइंड करना है जो हम मान लेते हैं कि कुछ x है, जिसके बाद ये डी से मुड़ के वापस सी की तरफ आए। अब ए की चार्ज कितनी है 5 इंटू 10 टू द पावर -5 कूलम और यहाँ पार्टिकल की चार्ज कितनी है -5 इंटू 10 टू द पावर -5 कूलम। तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ए और बी तो फिक्स्ड है तो मतलब चार्ज जो हमारा होगा वो सी और डी में रोटेट करता रहेगा। ठीक है, नाउ लेट्स टेक सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन कैसे हो जाएगा? तो सबसे पहले तो हम इसमें एनर्जी तो कंजर्व कर ही सकते हैं क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एनर्जी कंजर्वेशन, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन देखते हैं तो हम देखते हैं कि इनिशियल एनर्जी जो थी, इनिशियल एनर्जी वही इक्वल टू फाइनल एनर्जी होगी। ठीक है, अब इनिशियल एनर्जी क्या थी? इनिशियल एनर्जी इसके पास यहाँ काइनेटिक एनर्जी 4 जूल और यहाँ से जो इसका डिस्टेंस बनता होगा ये अगर 6 सेंटीमीटर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वजह से 3 मीटर ईच। अब 3 मीटर और 4 मीटर तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम ढूंढे तो ये कितना बन जाएगा 5 मीटर। अब 5 मीटर पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो हम इनिशियल केस के लिए ढूंढ रहे हैं। इनिशियल केस के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी KQ² अपॉन 5 इंटू 2। अब चार्जेस दोनों अपोजिट है तो ये माइनस, ये इनिशियल हो जाएगी। और फाइनल अगर हम x डिस्टेंस पे देखें तो फाइनल कितनी हो जाएगी? फाइनल u इज इक्वल टू -2 इंटू KQ² अपॉन √x² प्लस ये 3 है तो x² प्लस 3²। ठीक है, ये हमारी फाइनल u हो गई। अब हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है इज इक्वल टू 4 जूल है। और अगर हमें डिस्टेंस फारदेस्ट डिस्टेंस पे जाना है तो इस पर हमारी काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो हम इससे लिख सकते हैं कि 2KQ² अपॉन 5
माइनस 4 इज इक्वल टू 2k² अपॉन √(x² + 3²). ठीक है, तो अब हम इसको अगर इधर ले आए तो हमारे पास क्या बनेगा, 2k² 1/5 माइनस 1/√(x² + 9), दिस इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो 4 के साथ 2 कैंसिल, तो ये 2। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, 1/5 माइनस 1/√(x² + 9) इज इक्वल टू 2/k²। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अब हमने ये इक्वेशन देखी, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि 1/x² + 9 को यहाँ ले जाके और 2/k² को यहाँ, तो 1/5 माइनस 2/k² इज इक्वल टू 1/√(x² + 9। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 1/5 माइनस 2/k की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻⁹ और q की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 इंटू 10⁻⁻⁵, तो ये उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हम वैल्यू देख लेते हैं सिंप्लीफाई करके, दिस इज इक्वल टू √(x² + 9। ठीक है, तो हम इससे लिख सकते हैं 10⁻⁻10 + 9, तो ये क्या बन जाएगा, 10⁻⁻1, जो ऊपर बन जाएगा 10, तो 2 इंटू 10 अपॉन 9 इंटू 25, और ये आ जाएगा 1/5 माइनस, तो हम इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, 1/5 माइनस दिस इज 2 टाइम्स, दिस इज 5 टाइम्स, तो बन जाएगा 4/45। तो अभी इसको अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो ये क्या बन जाएगा, 9/45 माइनस 4/45, तो ये बन जाएगा 5/45, जिसको हम लिख सकते हैं 1/9। ठीक है, तो ये 1/9 किसके बराबर आ गया, 1/x² + 9 के। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/9 इज इक्वल टू 1/√(x² + 9। अब हम दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दें और इसको न्यूमरेटर में ले जाए, तो हमारे पास क्या बचेगा, x² + 9 इज इक्वल टू 81, x² इज इक्वल टू 81 माइनस 9 72, x इज इक्वल टू √72 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। या तो अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना हो तो हम 72 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 8। ठीक है, तो हमारे पास x क्या है, x की वैल्यू √9/8, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 3√8। तो हम इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2√2 इज इक्वल टू 6√2। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 6√2 मीटर। ये हमारा सल्यूशन हो जाएगा। Now let's take this question. A circular ring of radius r with uniform charge density lambda per unit length is located in yz plane. जैसे हमें दिखा है कि एक रिंग है जिसका रेडियस r है और उसमें लैम्बडा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। नेक्स्ट हमें दिया है कि वो yz प्लेन में है और सेंटर एट ओरिजिन, तो इसका सेंटर एट ओरिजिन हमने दिखाया हुआ है। नेक्स्ट, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट p √3r, 0,0। तो इस पार्टिकल P पे है, उसका मास m है और चार्ज q है। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स O विथ इनिशियल वेलोसिटी v, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो इस साइड है वो है v। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, हमें पूछा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ v सो दैट पार्टिकल डज नॉट रिटर्न टू P, मतलब हमें v की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है ताकि वो पार्टिकल जस्ट रिंग को क्रॉस कर जाए, और जैसे ही वो रिंग को क्रॉस करेगा तो रिपल्शन की वजह से वो इस डायरेक्शन में ही जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा। तो हमें इतनी एनर्जी चाहिए सिर्फ कि वो सिर्फ रिंग को जस्ट क्रॉस कर जाए, जस्ट क्रॉस कर जाए रिंग को। तो सोल्यूशन शुरू करते हैं। सोल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन होना चाहिए, एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। ठीक है, अब एनर्जी कंजर्व होने के लिए हम देखते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो रिंग पे अगर हम माने कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी अगर 0 हो जाती है तो वो जस्ट रिंग के सेंटर तक पहुंचेगा, तो उससे अगर थोड़ी भी ज़्यादा उसमें अगर वेलोसिटी होगी तो वो क्रॉस कर जाएगा कि हमारी इनिशियल एनर्जी इक्वल टू 0 होनी चाहिए, क्योंकि हमारी फाइनल एनर्जी इक्वल टू 0 है। अब इनिशियल एनर्जी इक्वल टू 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू
नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो मतलब हम देखें तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए। अब पोटेंशियल एनर्जी इस पे कितनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी हम लिख सकते हैं Q डेल्टा V, ठीक है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। अब V की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें तो यहाँ लैम्बडा गिवन है और रिंग का जो पोटेंशियल डिफाइंड है वो कैसे डिफाइंड है, KQ/√r² + x²। ठीक है, अब x की वैल्यू हमें √3r दी हुई है और q की वैल्यू कितनी होगी, लैम्बडा इंटू 2πr। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल होगा ये हमारा, तो हम पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल इज इक्वल टू k लैम्बडा इंटू 2πr अपॉन r² + √3r²। अब r² + √3r² का होल रूट करेंगे तो r² + √3r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √r² + 3r², जिसकी वजह से हम लिख सकते हैं कि √4r², जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं कि 2r। तो ये हमारे 2r के बराबर हो जाएगा। अब 2r तो 2 और r से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, तो हमारा पोटेंशियल आ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर ऑफ द रिंग क्या होगी, इज इक्वल टू k λ/π। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी Q k λ/π, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ mv²। तो हम अगर इससे v लिखें तो v क्या हो जाएगा हमारे पास, √2kq λ/π अपॉन m। ठीक है, तो अब हम इसमें k की वैल्यू रख लेते हैं। तो हमारे पास v क्या आ गया, √2/4πε0 इंटू हमारे पास आ गया q λ/π अपॉन m। तो अभी इसमें से पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे 2 बचेगा। तो हम इससे v की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, q λ/2ε0 m। तो ये हमारी आंसर हो जाएगी। तो हमारा मिनिमम वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए ताकि पार्टिकल जब इस रिंग को क्रॉस करे तो वो वापस ना आए, मतलब पार्टिकल यहाँ तक तो पहुँच ही जाए, सेंटर तक पहुँच जाए, तो उसके लिए वेलोसिटी ये होनी चाहिए। अब सेंटर को क्रॉस कर जाए तो उसके लिए वेलोसिटी ग्रेटर देन दिस वेलोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो वेलोसिटी अगर हम इसको vf मान लें तो वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन vf। तो ये हमारा आंसर हो जाएगी।